डियर स्टूडेंट्स, आज ये है साइटोप्लाज्म का पार्ट 2 जिसमें हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स के बारे में। पार्ट 1 में हमने देखा था साइटोप्लाज्म के बारे में कुछ और उसके मूवमेंट के बारे में, और इस पार्ट 2 में हम देखेंगे साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। देखिए स्टूडेंट्स, साइटोप्लाज्म को दो तरीके से डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट जो है वो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, जिसे हम बोलते हैं साइटोसॉल भी बोलते हैं, ओके। और दूसरा जो पार्ट है वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स। आइए देखते हैं। जो पहला पार्ट है वो है साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। और इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम साइटोसॉल बोलते हैं, और इसे हम हाइलोप्लाज्मिक बोलते हैं, हाइलोप्लाज्म, ओके। और जो दूसरा पार्ट है यह है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स, ओके। अब देखिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स में क्या क्या आएगा। इसमें जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो आएगा, ओके। सेल ऑर्गेनेल्स, और इसमें सेल इंक्लूजन्स आएगा, ओके। अब देखिए एक एक करके हम सबको स्टडी करेंगे, ओके। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के पहले कंपोनेंट के बारे में, जो है साइटोसॉल। साइटोसॉल को हम साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स बोलते हैं और इसे हाइलोप्लाज्म बोलते हैं, ओके। तो आइए देखते हैं साइटोसॉल, या इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स, या ऐसे हम बोल सकते हैं हाइलोप्लाज्म, ओके। अब आइए बात करते हैं साइटोसॉल के बारे में। तो ये साइटोसॉल क्या है? साइटोसॉल साइटोप्लाज्म का एक लिक्विड पार्ट होता है, एक लिक्विड कंटेंट बोल सकते हैं, या हम बोल सकते हैं ये साइटोप्लाज्म का लिक्विड मैट्रिक्स होता है, ठीक। तो हम लिख सकते हैं इट इज द लिक्विड मैट्रिक्स, या ऐसा हम बोल सकते हैं लिक्विड कंटेंट ऑफ द कंटेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ओके। अब देखिए साइटोसॉल में क्या होता है, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता है, ठीक। अगर साइटोप्लाज्म में से हम सेल ऑर्गेनेल्स निकाल दें तो जो पार्ट बचेगा वो है आपका साइटोसॉल। तो हम लिख सकते हैं एक्सेप्ट सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक। तो इस तरह से इसका फॉर्मूला बना, साइटोसॉल इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म। अगर हम साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनेल्स को माइनस कर दें तो क्या बनेगा? साइटोसॉल, ठीक। इसको याद रखिएगा। अब आइए एक सेल को ड्रॉ करके देखते हैं। मान लीजिए कोई सेल है
और ये सेल का सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल मेम्ब्रेन। और ये हो गया न्यूक्लियस। ओके, और ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया। ठीक, हमने साइटोप्लाज्म के बारे में क्या पढ़ा था कि जो आप एरिया देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर, जो भी एरिया है इन दोनों के बीच में, तो ये होगा आपका साइटोप्लाज्म। ठीक, इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ये पूरा एरिया है साइटोप्लाज्म। ओके, ये आप जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये साइटोप्लाज्म हो गया। अब इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। अभी हम आगे अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए इसमें है माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ठीक, इस तरह से माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। और अगर हम बात करें, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, इस तरह से अरेंज होता है। और गोल्जी बॉडी हो गया यहाँ पे। एक रफली डायग्राम बना रहा हूं मैं। ठीक, और जैसे राइबोसोम्स हो गया यहाँ पे। तो इस तरह से सभी सेल ऑर्गेनल्स इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक, तो हम क्या जानते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में कि अगर हम प्रोटोप्लाज्म से अगर हम न्यूक्लियस को हटा दें तो जो पार्ट बचता है वो है आपका साइटोप्लाज्म। ठीक, अगर हम न्यूक्लियस को हटा दें तो वो साइटोप्लाज्म रहता है। ठीक, अगर हम साइटोप्लाज्म में से अगर हम सेल ऑर्गेनल्स को भी हटा दें तो जो पार्ट बचेगा वो है आपका साइटोसोल। ठीक, तो यही चीज मैंने यहां लिखा है। अगर मैं साइटोप्लाज्म में से सेल ऑर्गेनल्स को निकाल दूं तो जो आपका पार्ट बचा है वो है साइटोसोल। ओके, अगर सभी को हटा दूं, ये सबको न्यूक्लियस के साथ सबको, अब जो पार्ट बचा है ये पूरा आपका साइटोसोल है। ठीक, इसे साइटोसोल बोलेंगे। ओके, अब देखिए साइटोसोल में वाटर का सबसे ज्यादा कंटेंट होता है, सबसे ज्यादा वाटर पाया जाता है। अप्रॉक्स 90% वाटर होता है। ठीक, तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं 90% वाटर इज प्रेजेंट। ठीक, इस साइटोसोल में सबसे ज्यादा वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक, अब देखिए साइटोसोल में भी दो तरह के सॉल्यूशंस पाए जाते हैं। पहला है ट्रू सॉल्यूशन और दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। ट्रू सॉल्यूशन, दूसरा है कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए क्या होता है कि ट्रू सॉल्यूशन होता है, मान लीजिए कोई भी अगर सब्सटेंस होता है, अगर उसको हम पानी में डालें, अगर वो उस पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है तो वो होता है ट्रू सॉल्यूशन। जिससे हम अगर हम चीनी को पानी में डालें तो वो क्या होता है, वो कंप्लीटली पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, तो उसे हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। जो सब्सटेंस लिक्विड में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रू सॉल्यूशन। अब देखिए जैसे हम बात कर लें साइटोसोल में, तो साइटोसोल में कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स होता है। जैसे हम बात करें स्मॉल मॉलिक्यूल्स, लाइक बात करें से शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, या अमाइनो एसिड्स हो गया। ये सब क्या है, ये सब साइटोसोल में प्रेजेंट होता है। और ये सब क्या होता है, ये जो लिक्विड होता है साइटोसोल का उसमें ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। ठीक, तो ये ट्रू सॉल्यूशन बनाता है। अब बात करते हैं देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। अब देखिए साइटोसोल में कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी होता है। ठीक, अभी साइटोसोल में कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो इसमें जो साइटोसोल का वाटर है उसमें कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता है। ठीक, जैसे हम बात करें लार्ज मॉलिक्यूल्स,
जैसे हो गया आपका प्रोटीन्स, आपका हो गया, और कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स हो गया। ओके, ये क्या होता है, ये साइटोसोल में कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो पाता, ठीक, एक तरह से सस्पेंशन की तरह ये रहते हैं, सस्पेंशन की तरह उस सॉल्यूशन में रहता है, ठीक। तो ये हो गया साइटोसोल के सॉल्यूशंस के बारे में। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के सेकंड कंपोनेंट के बारे में, जो है सेल ऑर्गेनेल्स। आइए देखते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। तो देखिए सेल ऑर्गेनेल्स क्या होता है। सेल ऑर्गेनेल्स छोटे छोटे लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं मेटाबॉलिकली एक्टिव स्ट्रक्चर्स, जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। आइए इसको लिखते हैं। दे आर मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड लिविंग स्ट्रक्चर्स ऑफ साइटोप्लाज्म। ओके, अब देखिए इसे मेम्ब्रेन के बेसिस पे दो तरह से डिवाइड किया गया है सेल ऑर्गेनल्स को। तो देखिए सेल ऑर्गेनल्स पहला हो गया मेम्ब्रेनस, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिसमें मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक, मेम्ब्रेनस। और दूसरा हो गया नॉन मेम्ब्रेनस। ओके, अब देखिए मेम्ब्रेनस में भी इसको भी दो तरीके से डिवाइड किया गया है। एक सिंगल मेम्ब्रेन, जिसमें सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, एक जिसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। तो देखिए इसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन और दूसरा है डबल मेम्ब्रेन, जिसमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, डबल मेम्ब्रेन। अब देखिए सिंगल मेम्ब्रेन किसमें प्रेजेंट होता है। अब आइए सेल ऑर्गेनल्स को देखते हैं। जैसे हो गया आपका वैक्यूल्स हो गया, ओके, गोल्जी बॉडी हो गया, तीसरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, और चौथा हो गया आपका लाइसोसोम। तो इन सब सेल ऑर्गेनल्स में सिंगल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं डबल मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। जैसे हो गया क्लोरोप्लास्ट, ओके, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, और तीसरा हो गया न्यूक्लियस। ओके, अब आइए बात करते हैं नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। तो इसमें हम लिख सकते हैं सबसे पहला राइबोसोम्स, दूसरा हो गया न्यूक्लियोलस, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस, ठीक, ये है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ओके, तीसरा हो गया आपका सेंट्रियोल्स हो गया, सेंट्रियोल्स। चौथा हो गया साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स,
ओके। तो ये हो गया सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। अब आइए इसको इन सबको एक बार ड्रॉ करके देख लेते हैं इस सेल में। तो हम क्या जानते हैं, ये देखिए ये सेल है, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये न्यूक्लियस का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हो गया, और जो हमने बात किया था जो ये इनके बीच का पोर्शन है, ये सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का पोर्शन, इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, ये पूरा साइटोप्लाज्म में हो गया। अब देखिए साइटोप्लाज्म में किस तरह से सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होता है ये देखते हैं। जैसे हो गया ये देखिए, ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, बीच बीच में इस तरह माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। अब हम बात करें तो ये देखिए ये हो गया गोल्जी बॉडी, ये इस तरह से प्रेजेंट होता है। ओके, और ये हो गया देखिए इस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहां पे हम ड्रॉ कर सकते हैं। और बीच बीच में जैसे लाइसोसोम्स हो गया, और राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है। बीच में राइबोसोम्स, ये क्या हो गया राइबोसोम्स हो गया। ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया ये हो गया आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ईआर लिख सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आप जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर, ये हो गया गोल्जी बॉडी। ओके, तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो साइटोप्लाज्म में इस तरह से अरेंज होता है। ओके, तो ये रहा सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। अब बात करते हैं साइटोप्लाज्म के थर्ड कंपोनेंट के बारे में, जो है सेल इंक्लूजन्स। सेल इंक्लूजन्स, इसे हम एर्गेस्टिक बॉडीज बोलते हैं। एर्गेस्टिक मतलब कोई भी वेस्ट मटेरियल्स को हम एर्गेस्टिक बोलते हैं। ओके, एर्गेस्टिक बॉडीज, सेल इंक्लूजन्स को हम बोल सकते हैं ड्यूटोप्लाज्म, ड्यूटोप्लाज्म। ओके, अब देखिए सेल इंक्लूजन्स क्या होता है, ये नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होता है, ये नॉन लिविंग मेटाबॉलिकली सब्सटेंस होता है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं, दे आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव and non-living substances. Okay, non-living substances. Okay, अब देखिए इसमें कौन कौन सा सब्सटेंस आ सकता है। देखिए जैसे स्टोरेज सब्सटेंस हो गया, कुछ सब्सटेंस इसमें स्टोर होता है, स्टोरेज सब्सटेंसेस। तो जैसे हम बात करें, जैसे कोई हो गया, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ये सब क्या है, ये सब स्टोर होता है। ओके, और दूसरा हम लिखें तो जैसे हो गया कुछ सेक्रेटरी सब्सटेंस हो गया, जैसे हम बात करें कोई एंजाइम्स हो गया। ठीक, अगर देखिए कोई भी अगर सेल में कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रहा है, कोई भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, तो उसमें क्या होता है, एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो एंजाइम्स भी यहां से सेक्रेट होगा। और जो थर्ड पार्ट है इसका, वो है एक्सक्रीटरी
सब्सटेंसेस, कोई भी वेस्ट को बाहर निकाला जाएगा। ठीक, तो जैसे हो गया इसमें रेजिन्स हो गया, गम्स हो गया, ओके, टैनिन्स हो गया, ये सब क्या है, ये सब एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होता है। ठीक, तो ये रहा साइटोप्लाज्म के कंपोनेंट्स के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल और जेल का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उसमें साइटोप्लाज्म के फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके।